बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं पीछे इस बोर्ड पर, ये मात्र लाइन्स या स्लोगन नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे सच कर दिखाया है डॉक्टर शिप्राधर मैम ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्निग्ध अग्रवाल, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी सोच और पहल ने गज़ब का काम किया है, समाज में एक अलग ही बदलाव उन्होंने लाया है। मैम यहाँ पे जो भी डिलीवरीज़ करती हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनकी अगर बेटी होती है तो उनसे वो कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या उनकी सोच रही इस पहल को शुरू करने के पहले और कैसे उन्होंने शुरुआत करी इसकी, वो सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने की एक होड़ सी लगी रहती है लोगों में, पर ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों की खुशियों का कारण बनते हैं। आज जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं और एक मिसाल बन चुकी हैं वो। आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर शिप्राधर मैम से। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम की जो खासियत है वो ये है कि आज अभी तक में जो मैम का करियर रहा है उसमें उन्होंने जितनी भी डिलीवरीज़ करवाई हैं, 650 से ज़्यादा डिलीवरीज़ मैम ने करवाई हैं और इन्होंने किसी से भी फ़ीस नहीं ली है। जिनकी भी लड़कियां पैदा होती हैं या जो भी अगर जो पेशेंट्स आते हैं, अगर बेटी पैदा हो रही है तो मैम जो है वो फ़ीस नहीं लेती हैं, उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो आपने जो पहल की है, जो ये शुरुआत है, ये जो सोच है, ये बहुत सुंदर है और हमारे समाज में इस तरीके की सोच की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये बताइए कि मैम क्या प्रेरणा रही है आपकी, क्या सोच रही, कैसे आपने इस बारे में सोचा? वो एक्चुअली जब भी बिटिया की डिलीवरी होती थी तो एक बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता था और कोई चेहरे पे खुशी नहीं, कोई रौनक नहीं, बड़ा अजीब सा सबका वो रहता था। लड़के होते थे तो बहुत हो हल्लारे, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, और बेटी होती थी एकदम शांत। तो ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेटियों के होने पे भी वैसी ही खुशी, वैसी ही माहौल रहे जो बेटे के होने पे। तो ऐसे हमने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरी तो यही सोच थी कि हम उनको अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट दें। अच्छा। कि वो गिफ्ट लेके वो जैसे होता है ना, ठीक है भाई चलो बेटी हुई तो गिफ्ट मिला, तो उस पर तो डॉक्टर साहब ने लेकिन कहा कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने बोला कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देना चाहती हो तो उनसे किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। अच्छा। और ये बात है जुलाई 2014 और फिर तब से हम लोगों ने ये एक मिशन बना लिया अपने लाइफ का कि जब भी हमारे हॉस्पिटल में कोई बिटिया का जन्म होगा तो हम लोग उनसे कोई भी किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे। और अपने इस इनिशिएटिव का नाम हम लोगों ने रखा बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। बहुत अच्छी पहल है मैम ये। और ये बताइए मैम, अभी तक इस जो मिशन ये जो आपका है, इस कितने लोग इसका लाभ उठा चुके हैं, कितनी लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? अब तक 675 ऐसी बेटियों की डिलीवरी हो चुकी है। अच्छा। तो जैसे मैम क्या क्या सुविधाएं जो है वो अपार्ट फ्रॉम इसके आप प्रोवाइड करती हैं? नहीं, डिलीवरी होती तो उनसे कोई डिलीवरी चार्ज मतलब बेड चार्ज, मेडिसिन चार्ज कुछ भी ऐसा नहीं लिया जाता है और बस सारी चीज़ें मतलब मुफ्त में है जी। अच्छा। तो मैम जैसे जब आपने ये शुरुआत की होगी तो कुछ फाइनेंशियल या उस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये तो कोई गारंटी नहीं है कि एक बेटी होगी तो उसके बाद बेटा ही होगा। कभी कभी 4, 5, 6 लड़के भी लगातार हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 5, 6, 7, 8 लड़कियाँ कंटिन्यूअसली हो जाती हैं। तो उस समय मेरी तो फाइनेंशियल मतलब ज़ीरो पे आ जाती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आवश्यकताओं को कम कर दो तो कष्ट नहीं होगा। तो बस हम लोग इसी को फॉलो करते हैं कि आवश्यकताओं को कम कर दो तो कष्ट नहीं होगा। मैम जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने शुरुआत करा आपने इस लाइन में? बस यही था कि मतलब काम चल रहा था। हम लोगों ने तो हॉस्पिटल तो खैर 2000 से ओपन किया था, लेकिन तब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल सब इस्टेब्लिश करने में इसमें ही सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये चीज़ कई बहुत ऐसा नहीं कि एक दिन का था, एक्यूमुलेट होती जा रही थी कि कुछ करना है, कुछ करना है। क्योंकि जब भी बेटे की डिलीवरी हो तो एक बड़ा वैसा ग्लूमी सा माहौल बन जाए, और स्पेशली जब पेमेंट का टाइम आए तो, और अगर ऑपरेशन से बिटिया हुई तब तो एकदम ही कि
पेटो चिर लूँ और लड़की निकल लूँ और पैसों चाहिए, इस टाइप की बातें। तो हमेशा से लगता था कि भाई इन बेटियों के क्या कसूर की, और इवन की जो पेशेंट होती थी उस वो भी जैसे डिलीवरी के बाद तो कि मैडम क्या हुआ, और अगर सपोज बोल दो कि बिटिया हुई, उसका भी चेहरा बहुत मतलब अजीब सा हो जाता था। बड़ी दया लगती थी कि 9 महीने जिस माँ ने बच्चे को अपने गर्भ में रखा, इतने कष्ट के साथ मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी तो मतलब बहुत आराम से होने वाली चीज़ तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती है पूरे प्रेगनेंसी, और उसको झेलने के बाद भी अगर कोई माँ ये सोच के दुखी हो जाए इतना कष्ट झेलने के बाद, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो, और इतना कष्ट झेलने के बाद माँ इसके मतलब खुश होने के कि हाँ भाई अब चलो भाई हमारी बच्चा हो गया, और उसको इस चीज़ से कष्ट कि हमको बिटिया हो गई, तो बड़ा अजीब लगता था। तो बस यही जो सोसाइटी में एक चीज़ें चल रही थी, इसी को बस एक सोच थी, एक प्रयास था ये करने का। लेकिन खुशी इस बात की है कि डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो आए, क्योंकि जैसे डिलीवरी के बाद हम लोग साइन कराते हैं कि जो गार्जियन होता है, जैसे पेशेंट की तो डिलीवरी हो गई, उसका हस्बैंड या कोई भी गार्जियन जो साथ में रहता है कि भाई लड़की हुई या लड़का हुआ, इस टाइप का करके रजिस्टर पे साइन कराया जाता है। तो कुछ पापा ऐसे आते हैं, बच्चे के फादर ऐसे आते हैं तो कहते हैं कि मैडम बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं, हम अपनी बेटी को आपकी तरह बनाएंगे, या हम अपनी बेटी का नाम आपके नाम पे रखेंगे। जी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, जो हमने एक सोच लेके हम लोग चले कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच, अगर उसका कुछ परसेंटेज भी हम सोसाइटी का सोच बदल दें तो डेफिनेटली हमारी मेहनत सफल ही कही जाएगी। मेरे हिसाब से तो सफल है वो। जी सही बात है। जी। हम जब आपने ये स्टार्ट किया था, तो मतलब जब आपने पहली बार बताया होगा कि इस तरीके से बेटी हुई है और मैं कोई फीस ऐसे नहीं लूँगी, तो उस पे जो परिवारजन थे उनका क्या रिएक्शन था, वो किस तरीके का माहौल था उस टाइम? तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि अरे मैडम आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि वो तो ये उम्मीद करके आए ही नहीं थे। जैसे अब तो मैक्सिमम ये सोच के आते हैं, इवन ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी को बेटा हो गया तो कहता अरे मैडम हम तो बेटी सोच करके आए थे, तो यहाँ तो बेटा हो गया, तो लगता है चलो भाई तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई बेटी सोच के आए। वरना पहले तो लोगों का यही है ना कि बेटा हो जाए। नहीं, इतनी भी मानसिकता नहीं चेंज हुई कि कोई बेटा नहीं चाहता है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत चेंज होना बाकी है सोसाइटी में। अभी भी लोग बेटा होने पे खुशी और बेटी होने पे दुखी होते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनके कष्ट को शायद हम कम कर पाते हैं, ऐसा हमको लगता है। कैसे चलो भाई लड़कियों को बात, चलो पैसा नहीं लगेगा यही एक बात हो जाती है। तो ये है, और खुश तो होते ही हैं लोग कि अच्छा चलो भाई चलो पैसा नहीं देना है। एक ही जो मानसिकता बन गई है कि मतलब जैसे कि लड़की अगर हो जाती है या कोई लड़की है तो परिवारजन जो है वो मुंह बना लेते हैं कि लड़का होता तो बेटर था। अभी भी आप जब जैसा बता रही हैं कि सोसाइटी में बहुत जगह ये सब चीज़ें हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए, ये सब जो सोच है, तो आपके हिसाब से मतलब किस तरीके से इस सोच को हम बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को? देखिए बहुत सारी बातें हैं अब तो बहुत क्योंकि बेटी होने के बाद डेफिनेटली सोसाइटी में अभी बहुत चेंज करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बेटी होने पे हमको लगता है कि अरे बेटी हो गई अब देर रात तक कैसे बाहर रहेगी, और बाहर भेजेंगे तो उसकी सेफ्टी का क्या होगा। तो ये है, इसके लिए ऑन द होल पूरी सोसाइटी को मतलब चेंज होना पड़ेगा, उसके लिए कंसर्न होना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार दें, जैसे बेटी को तो हम कहते ही हैं कि देर रात में बाहर नहीं निकलना, इस टाइप की बातें अक्सर कहा जाता है घरों में बेटियों को, लेकिन हम अपने बेटों को भी क्यों ना कहें, बेटे भी क्यों ही देर रात तक बाहर टहलें, बाहर घूमें, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें। पूरा दिन आपके पास है, आप दिन भर घूमिए और रात में सब लोग अपने अपने घर आ जाएं। तो हमारे हिसाब से जो बहुत सारी समस्याएं इस वजह से होती हैं तो वो शायद ठीक हो। और अगर हमने अपने बेटों को अच्छा संस्कार दिया हो और डेफिनेटली उससे भी बहुत हमारे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो जिस वजह से बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको बेटी ना हो सकता है कि वो चीज़ें भी ठीक होने लगे इन सब चीज़ों से। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सिर्फ अपनी बेटियों को ही क्यों, हमें अपने बेटों को भी समान संस्कार देना चाहिए, उन्हें भी अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए कि भाई कहीं भी कोई अगर लड़की तुमको दिखे तो उसका ध्यान रखो, तो
जी। वनस्पत की उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हो या तो तुम उसका ध्यान रखो, उसकी वैसे ही केयर करो जैसे तुम अपनी, अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ जा रही है तो जैसा तुम उसके लिए केयरिंग हो, वैसे ही कोई भी बच्ची लड़की तुमको कहीं मिल जाए तो उसका तुम ध्यान रखो। और अपने दोनों बच्चों को हम संस्कारित करेंगे तो काफ़ी समाज में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर हम छोटा छोटा प्रयास भी करें तो हम काफ़ी सुधार समाज में कर सकते हैं। इसमें मैम जैसे आप जैसे बता रही हैं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है और पेरेंटहुड जो होता है वो बहुत मायने रखता है किसी भी परवरिश में या अपने बच्चे को हम जैसा बनाना चाहते हैं। तो आज के टाइम में आपके हिसाब से क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं पेरेंट्स को या पेरेंटहुड में हम कैसे सुधार कर सकते हैं और क्या चीज़ें अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि एक बच्चे का जो प्राइमरी स्कूल होता है उसका घर होता है और जो प्राइमरी टीचर होता है उसकी माँ होती है। तो डेफिनेटली हम माँओं का बहुत रोल है उसमें। तो हमें एक तो हमें पहले खुद को संस्कारित करना पड़ेगा, खुद को अपने पहनावे, अपने खान पान, अपनी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अननोइंगली आपका बच्चा 24 आवर्स आपको ऑब्जर्व कर रहा है। हो सकता है आप उसको बड़ी बड़ी बातें सिखाती हो, बेटा ऐसे करना है, ऐसा करना है, लेकिन जब तक आप स्वयं में वो बातें अप्लाई नहीं करेंगी, अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, बच्चे को लगेगा अच्छा माँ हमसे कहती तो ये है और खुद ही ऐसा करती है। तो आपको स्वयं को पहले तो संस्कारित करना पड़ेगा और तब आपको अपने परिवार को संस्कारित करना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब आप खुद पे वो चीज़ें अप्लाई, क्योंकि आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि किसी भी बच्चे का पहला जो मतलब आइडल होता है ना, उसका पेरेंट होता है। हमें अपने पापा, लड़के कहते हैं हमको अपने पापा की तरह बनना है, लड़कियां कहती हैं हमको अपनी मम्मी की तरह बनना है। तो अगर आप एक अच्छी माँ जैसा एक संस्कारित माँ को होना चाहिए, आप वैसी होंगी तभी आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे और आपके तरह बनेंगे। और डेफिनेटली जब उनके में संस्कार आएगा तो वो पूरे समाज में वो संस्कार दिखेगा, क्योंकि संस्कार एक दिन में दी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो हमारे वहाँ तो वैसे भी हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात है, जिसमें एक संस्कार गर्भ संस्कार होता है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तब वो संस्कार किया जाता है। तो सोचो, तब से हम लोग संस्कार की बात करते हैं और बाहर आने पे बच्चा आपकी एक्टिविटीज़ को देखता है, आपकी चीज़ों को देखता है, उससे कितनी चीज़ें सीखता है। तो आप खुद एक माँ या एक पिता, मतलब पूरा परिवार इनफैक्ट अगर सब चीज़ें कर रहा है संस्कारित, तो डेफिनेटली उस घर के बच्चे संस्कारित होंगे। और ऐसे बच्चे जब समाज में निकलेंगे ना, तो एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण होगा, राष्ट्र का, क्योंकि परिवार, परिवार के बाद समाज, और एक समाज से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब हमारा परिवार संस्कारित होगा और ऐसे तमाम परिवार होंगे तो समाज संस्कारित होगा, और ऐसे समाज से हमारा राष्ट्र, सोचिए फिर से जो हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, तो वो कहीं पीछे नहीं रहेगा विश्व गुरु बनने से। बहुत सही बात आपने बताई। एक चीज़ ये जो आप बता रही हैं कि माता पिता का जो है वो संस्कार जो उन्हें देना चाहिए, सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करनी चाहिए, खुद पे पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप को देख के सीखते हैं। आज के टाइम में मैम मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे पहले बच्चों का जुड़ाव जो है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा था और मतलब बातें सुनते थे, बात मानते थे। अब क्या है कि थोड़ा सा मतलब एक डिस्टेंस आ गया, तो वो जनरेशन गैप हम कह सकते हैं उसको, कि उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं पेरेंट्स से। जैसे माता पिता से कटे कटे रहने लगे हैं बच्चे और अपनी चीज़ें जो है वो खुल के नहीं बोल पाते हैं और एक गैप जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो पेरेंट्स कैसे उस चीज़ को समझें, कैसे कम कर सकते हैं, अपने बच्चों से वो कैसे जुड़ें? देखिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न है ना कि अब पहले जैसे हम लोग के टाइम में हम लोग की मैक्सिमम मदर्स जो हमारी थी वो होम मेकर थी, घर पे रहती थी। तो मैक्सिमम टाइम जैसे बच्चा स्कूल के बाद आया तो टोटली अपने माँ के साथ पूरे समय है, और माँ का उससे जुड़ाव, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। वो आज के टाइम में ये है कि मैक्सिमम माएँ जो हैं वो वर्किंग हो गई हैं, लेकिन वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि हम अपना टाइम अपने बच्चों को ना दें। तो इसके 2-3 रीज़न हैं हमारे समझ में। जो सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो ये है कि माँ वर्किंग हो गई हैं तो बहुत कम टाइम अपने बच्चों को दे पाती हैं, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आई थिंक, वो है मोबाइल।
क्योंकि जो टाइम बचता है माँ भी मोबाइल में लगी रहती है और बच्चा भी मोबाइल में लगा रहता है। इवन मतलब छोटे छोटे बच्चे जो हो रहे हैं तो माँ जब बिजी है तो क्या करती है, उसको समझ नहीं आता बच्चे को क्या करे। क्योंकि पहले एक और जो थर्ड रीज़न है कंबाइंड फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। पहले इनकेस अगर मदर और फादर दोनों जॉब में होते थे तो घर में दादा दादी नाना नानी होते थे जो आपके बच्चों को देखने के लिए रहते थे। अब के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ, एक या दो बच्चा, तो उसके साथ ये हो रहा है कि उसने किसी नैनी को रख दिया तो डेफिनेटली नैनी वो संस्कार वो ध्यान बच्चे पे नहीं दे पाएगी जो एक दादा दादी नाना नानी या चाचा चाची जो भी साथ में रहते थे। पहले तो कंबाइंड फैमिली थी तो कोई ना कोई आपके बच्चे के साथ हमेशा घर का ही आदमी रहता था। अब घर का तो कोई रह नहीं रहा है तो नैनी है या कोई केयर टेकर है तो वो उसको जॉब की तरह करेगी, उसको अब फीलिंग उसकी नहीं आएगी जो एक घर के की फीलिंग आएगी, घर के मेंबर की फीलिंग आएगी। ये भी एक रीज़न है। अच्छा, तो माँ मम्मी पापा और बच्चा, मम्मी बिज़ी अपने ऑफिस से या हॉस्पिटल से कहीं से भी आई तो उनको लगता है कि बच्चा रोने लगा या उसको टाइम चाहिए तो उनको क्या करे तो मोबाइल थमा दिया कि लो भैया बच्चा उसमें बिज़ी, उस बीच में हम अपना और काम कर लें, चाहे जॉब से रिलेटेड या किसी से बात ही करना है जो कुछ भी है। तो बच्चा जब हो रहा है मतलब डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ही उसको मोबाइल थमा दिया जा रहा है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया है अब के टाइम्स में। और तो बच्चा तब से मोबाइल में लगा हुआ है, तो बच्चे के पास जो टाइम है वो मोबाइल में, पेरेंट के पास जो टाइम है वो मोबाइल में। तो एक तो टाइम कम और जो टाइम है वो मोबाइल में, तो हम बच्चे के करीब आएंगे कैसे? तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी माँओं से इस जनरेशन की चीज़, जो ये कहते हैं कि जनरेशन गैप है, वो जनरेशन कोई गैप नहीं है। ये गैप तो पहले भी था, हमारी माँ भी तो हमसे 20-25 साल बड़ी ही थी, कोई ऐसा तो नहीं कि 5 साल बड़ी मेरी माँ थी। तो मेरी माँ भी हमसे 20-25 साल बड़ी रही थी, हम भी अपने बच्चों से 20-25-30 साल बड़े होंगे। तो ये गैप तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये गैप फुलफिल करना भी हम पेरेंट्स का ही ड्यूटी है, क्योंकि हमको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक बच्चा जो एक फैमिली के साथ रह रहा है और एक बच्चा जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, उसको एक नैनी देख रही है, तो उन दोनों के मेंटल लेवल में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं ना। नैनी आपको संस्कार नहीं देगी, आपका खान पान वैसा नहीं रहेगा, आपके फीलिंग वैसी नहीं आएगी, और जो बच्चा परिवार में रहेगा उसकी फीलिंग। तो बच्चे को अगर परिवार में नहीं भी है कोई बात नहीं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग अपना टाइम बांटिए कि इतने समय तक हम इसको देखेंगे इसे, क्योंकि बच्चे को जो पेरेंट्स ध्यान देते हैं वो कोई भी और वो बात नहीं कर सकता। उसको पढ़ाना, उसको टाइम से खिलाना, सुलाना, उसके साथ उसकी बातें सुनना, अपनी बात उसको सुनाना, उसके साथ बैठ करके बातें करना, अपने बचपन की बातें उससे शेयर करना। उसको लगा अच्छा मम्मी भी ऐसा करती थी, और कि बच्चे को लगता था कि मम्मी हमेशा से ऐसी ही थी। बच्चे को भी बताना पड़ेगा हम भी कभी छोटे थे, हम ये बदमाशियाँ करते थे, हम ये अच्छा ये करते थे। तो उसको लगा अच्छा ये, क्योंकि छोटा बच्चा तो ना समझ लीजिए कि एक कच्ची मतलब वो मिट्टी है, उसको आप जैसे ढांचे में डालेंगे बस वो वैसे ही बन के निकलेगा। तो इसलिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और एक बार जब आपका बच्चा सही निकल गया ना, तो उससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कोई पूरी लाइफ की, मतलब आपको वो अवार्ड मिल गया अगर आपका बच्चा टाइम सही निकल गया। इसलिए अभी आप अपने बच्चे को टाइम दें, तभी बुढ़ौती में बच्चा आपका टाइम देगा। आपने सुना है कि मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, मोदी जी से तो हमारी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। 2019 वाला एपिसोड जरा बड़ा अच्छा सा है, क्योंकि उसमें बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग को वहाँ पे DLW जो ऑडिटोरियम है उसमें बुलाया गया था, और कुछ 10-11 लोगों को हम लोग को कहा गया था कि आप मतलब ऑडिटोरियम से बाहर हम लोग को रखा गया था कि जब मोदी जी उतरेंगे तो आप लोग के पास आएंगे 1 by 1, तो आप लोग अपने बारे में उनको बताइएगा। तो जब मेरा नंबर आया तो मोदी जी मेरे पास आए, तो हमने उनसे बताया कि हमारे हॉस्पिटल में जब भी कोई बिटिया की डिलीवरी होती तो हम उससे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं, और अब तक जितनी भी उस समय तक हुई होगी इतनी डिलीवरीज हो चुकी। तो उन्होंने बस सुना और कुछ ऐसा बहुत रिएक्ट नहीं किया। अच्छा। तो हमको लगा कि शायद हम बहुत जल्दी बोलते, हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। तो खैर हमने कुछ बोला नहीं, फिर मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, सामने से सामने मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। तो फिर हम लोग को कहा गया अच्छा ठीक है। जब उनका सबका टर्न जब पूरा हो गया तो सर भी अंदर चले गए, हम लोग से कहा गया कि अब आप लोग हॉल में चले जाइए। तो हम लोग ऑडिटोरियम जाके बैठ गए। फिर वहाँ पे स्पीचेस स्टार्ट हुई सबकी। तो जब मोदी जी का टर्न आया तो उन्होंने अपनी कुछ बातें की, और फिर पूरे स्टेज से बोला कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन है जो
बेटियों के जन्म पे पैसा नहीं लेती हैं, इतना बड़ा काम तो बहुत बड़ा काम है। फिर तो उन्होंने बहुत देर तक कुछ कुछ मेरे बारे में बोला, लेकिन हमने तो बस हमको एकदम से लगा कि अरे तो मेरे बारे में बोल रहे हैं फिर तो उसके तो बाद मेरे तो आँख से आंसू ही निकलने लगा तो बोला तो बहुत देर तक बहुत कुछ, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि हम इतने ज़्यादा, हाँ ऐसा मोमेंट था, कितने लोगों के सामने देश का प्रधानमंत्री मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं जी। आपका काम बहुत, ये इतना मोटिवेटिंग चीज़ है आप जो कर रही हैं ना, ये हम सभी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और इससे हम सबको सीख मिलती है कि हमें जो है वो समाज के प्रति अपना जो है वो योगदान जो है कुछ वो देना चाहिए। मैम आगे के बारे में बताइए कि आगे आप इसको कैसे और विस्तार करने का सोच रही हैं, कैसे अवेयरनेस का, इसके अलावा आप कुछ करती हैं? एक्चुअली एक और छोटी सी कहानी ही समझ लीजिए। एक दिन जैसे ये भी 2014 की बात है, नवंबर महीने की बात है। वो एक्चुअली जो मेरे वहाँ मेड काम करती थी तो अपने साथ एक बच्ची लेकर के आती थी। तो वो तो ठीक थी, 15-16 साल की थी, उसके साथ माँ बेटी मिलके काम करती थी। एक दिन मेड की शायद तबीयत ख़राब हो गई होगी, तो मॉर्निंग के टाइम में उसने वो खुद नहीं आ पाई, तो उस बच्ची के साथ एक छोटी बच्ची भेजा उसने। अच्छा। तो वो दोनों आई, तो छोटी बच्ची बहुत छोटी थी, तो वो छोटी बच्ची तो बैठी थी, बड़ी वाली अपना काम कर रही थी। तब तक शायद कोई छुट्टी का दिन रहा होगा, मेरा बेटा सो के उठा, वो भी छोटा ही रहा होगा। तो उसने कहा कि मम्मा ये कौन है? तो हमने कहा आज आंटी की तबीयत नहीं ठीक है, तो इन्होंने इसको भेजा है। तो कहा कि तुम इतनी छोटी लड़की से काम कराओगी, मैं तुम्हें चाइल्ड लेबर के केस में जेल करवा दूंगा। वो छोटा रहा होगा, पढ़ा होगा स्कूल में कि चाइल्ड लेबर पे जेल होता है। तो उस समय तो खैर हमने हंस के बात टाल दी। फिर बाद में हमने को ध्यान आया कि जब इतना छोटा बच्चा इन बच्चियों के बारे में सोच सकती है तो हमें भी कुछ करना चाहिए इन बच्चियों के लिए। तो फिर तो हमने स्टार्ट किया कि जितने भी मेरे आस पड़ोस में मकान थे तो सबके वहाँ हम गए, और जो भी बाई उनके वहाँ काम करती थी, हमने कहा कि आप सब लोग जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं वो सब लोग अपनी बच्चियों को मेरे वहाँ भेजिए और हम उनको पढ़ाएंगे। मेन उसका मोटो ये था कि इनको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में ला जाए, क्योंकि ये तो कभी स्कूल नहीं गई हैं, तो ये जानती नहीं, और फिर इनकी तो पूरी लाइफ ही ऐसे बीत जाएगी ना कि बस माँ के साथ काम करो, फिर खुद काम करो, फिर शादी हो, फिर काम करो, ऐसे रह जाएगा। तो कुछ हम इन लोग के लिए अलग करें, एटलीस्ट इनको कुछ तो आइडिया रहे कि हाँ कुछ पढ़ना सीख जाएँ, कुछ वो, कि दुनिया इनको बेवकूफ़ ना बना सके, इस टाइप की कुछ चीज़ें। तो शुरू में 5 बच्चियाँ ऐसी आना स्टार्ट की। अच्छा 2 दिन तो वो आई, तीसरे दिन उनको कभी हैबिट तो थी नहीं पढ़ने की, उनको लगा कि ये तो बंधन हो गया मेरे लिए, फिर नहीं आई। फिर हम पता चला कि अरे आज वो नहीं आई, क्योंकि तब हम ही इन लोग को पढ़ाते थे। तो फिर हम गए इन लोग घरों में, भाई अपने बच्चियों को भेजिए। तो हमको लगा सच्ची सब ऐसे नहीं आएंगी, तो हमने उन लोग को कुछ कुछ स्नैक्स देना स्टार्ट किया। अच्छा। कि आज आई तो आज बिस्किट दिया, आज ये दिया, आज कोई फ्रूट दे दिया, कभी इडली विडली बना करके, कि मतलब कुछ ऐसा रहे कि अच्छा मैडम को जाएंगे तो कुछ खाने को मिलेगा। तो शायद इस लालच में ही वो आना स्टार्ट करे। खैर ये मेरी काम कर गई तरकीब, और उसके बाद उन बच्चियों ने आना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे कर करके अब तो खैर इसको भी 11 साल के करीब होने को आ रहा है। तो अब कई बैचेस निकल गए, तो उसमें से कुछ ऐसी भी कि माँ ने आके कहा कि मैडम आपने मेरे बच्चियों को पढ़ना स्टार्ट करवा दिया, इनमें एक अलग जग गई है पढ़ने की, अब इनका नाम हम स्कूल में लिखा देंगे। तो फिर उनको गाइड करते हैं कि आप इनको गवर्नमेंट स्कूल में ले जाइए और वहाँ आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और ये पढ़ के फिर उसके बाद पहले 5th तक, उसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे। घर पे मतलब सब बच्चों को ऐसे बुला के? जी 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 जी। तो अभी हमारे पास टोटल ऐसे 30 बच्चियाँ इस समय हैं, और ऐसी कई बैचेस निकल गए। अच्छा। और उनमें से कुछ की तो शादी भी हो गई, एक आध को बच्चे भी हो गए। अच्छा। तो क्योंकि 11 साल का टाइम हो गया ना, तो ऐसे कर करके, और इस समय एट प्रेजेंट 32 तक बच्चियाँ हमारे वहाँ हैं, और वो बच्चियाँ सुबह स्कूल जाती हैं और फिर शाम को मेरे वहाँ 2-2.5 घंटे के लिए आती हैं। अब हमने टीचर्स रख दिया है, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, सबको टाइम देना रहता है। तो 3 टीचर हमारे वहाँ आती हैं और इन बच्चियों को पढ़ाती हैं। और उसमें से हम बताएं आपको कि कुछ बच्चियाँ तो इतनी मतलब इंटेलिजेंट हैं कि लगता है कि हम इनके लिए जितना कर सकें। तो ऐसे तो हमने इन बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी खोल रखी है। अच्छा। ताकि एक एज के बाद जो वो पैसा मिलेगा, तो उससे अगर ये आत्मनिर्भर होना चाहें तो उसमें इनके ये पैसा काम आएगा। तो हमने अपने पास से 15 ऐसी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, हर मंथ हम पैसा जमा करते हैं उनका पोस्ट ऑफिस में।
और आसपास की जो हमारी विडो माता जी लोग हैं, ऐसी 40 विडो लेडीज़ हैं, तो उनको हर महीने की पहली तारीख को हम राशन देते हैं, गेहूँ और चावल, और जो फेस्टिवल्स होता है उसमें कपड़े और मिठाई देते हैं। क्योंकि ये जो बुजुर्ग माताएं हैं, इनका भी कहीं ना कहीं परिवार में बहुत हमें ऐसा लगता है कि कोई केयरिंग नहीं हो पाती है, तो जो हमारी ओर से बन पड़े उनको हम अपनी ओर से करते हैं, दवाएं हैं और ये सब चीज़ें। तो क्योंकि है ना कि ईश्वर के रजिस्टर में सब मेंटेन होना चाहिए, इंसान के रजिस्टर में मेंटेन हो ना, और ईश्वर के रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, तो ईश्वर बहुत अच्छे से हिसाब करता है, बस उसी के सहारे सब काम चल रहा है। और आपने जो कहा था कि कुछ आगे आपकी मतलब सोच है, तो डेफिनेटली ये जो बच्चियाँ हैं, अभी तो हमारे हॉस्पिटल में ही हम इनको पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बहुत क्लासरूम टाइप की सुविधा नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है कि एक स्कूल खोलें, हो सकता है पहले 5th तक ही हो, फिर 8th तक हो, तो एक स्कूल खोले जिन बच्चियों को प्रॉपर मतलब क्लासेस इनके स्टार्ट करवा सके, ऐसी एक मेरी बहुत इच्छा है। देखते हैं ईश्वर ये इच्छा कब पूरी करता है। मैं बहुत जल्दी आपकी हम कामना करेंगे कि ये इच्छा भी आपकी पूरी हो, और जो आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं समाज के लिए, हम लड़कियों के लिए, वो जो है सभी लोगों जो है वो समझें, उससे सीख लें, वो लोग भी कुछ कुछ जो है वो अपना ऐसे ही योगदान करें। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें जानी, और आपकी सोच के लिए तो पहले आपको सैल्यूट है। और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने इस तरीके से इतनी अच्छी पहल करी, वैसे ही और भी लोग जो हैं वो जागरूक हों और आए समाज में और अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएं, और ये जो लड़का और लड़की का ये जो एक भेदभाव जो चलता है, एक जो वो बना दिया गया है, वो जो है सोसाइटी से अब कम हो जाए। जितनी रिस्पेक्ट लड़कों को मिलती है, अब वो लड़कियों को भी वो जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए, यही उम्मीद हम करते हैं। धन्यवाद मैम।